नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दीपक सर आप सभी बच्चों का A to Z स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर बात की जाए झारखंड टेट 2024 की, तो झारखंड टेट 2024 का जो सिलेबस है उसके अनुसार अगर हम तैयारी को करते हैं तो हमारी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो सकती है। अगर हम मानकों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करते हैं और पेपर को बेहतर तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट पाया जा सकता है। तो सभी बच्चे हमारे साथ क्लासेज के साथ जुड़े रहेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, कैसे हम काम कर सकते हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बेहतर रिजल्ट के लिए बेहतर एक रिजल्ट के साथ आपको मैं ले चलूंगा अपने साथ। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो ध्यान से इस चीज को देखते हुए बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा आपके साथ पॉलिटी पर। आज मैं किस पर चर्चा करने वाला हूं? आपके साथ पॉलिटी पर चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात समझ लेते हैं कि जो झारखंड का टेट का एग्जाम है उसमें क्या पूछा जाएगा, प्रश्न कहां से आएंगे। पिछली बार जो आपका 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें टॉपिक कुछ दिए गए थे, उन टॉपिक के अनुसार प्रश्नों को पूछा गया था। इस बार प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, कहां से पेपर में प्रश्न आएंगे, इस चीज को जरा ध्यान से देखते हुए आप पढ़िए। उच्च प्राथमिक विद्यालय, क्या लिखा हुआ है? उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। ठीक है, तो आप यहां पर समझने का प्रयास करो, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो स्नातक स्तर के होंगे या उसके समकक्ष होंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के संशोधित अध्याय 2 के साथ झा में निम्न प्रावधान अंकित हैं। ठीक है, तो ये आप जरा यहां पर समझने का प्रयास करिए। तो यहां पर स्पष्ट रूप से यहां क्या लिख दिया गया है कि जो सिलेबस होगा वो स्नातक के सिलेबस पर आधारित होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? जो पाठ्यक्रम होगा वो स्नातक के सिलेबस पर आधारित होगा, अथवा यहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस स्तर के होंगे? स्नातक स्तर से पूछे जाएंगे। स्नातक स्तर तक के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। देखो बेटा, दो चीजें आप हमेशा याद रखिए। अगर आपको जे टेट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप बेहतर नंबर लेकर आ पाए, उसके लिए आपको दो चीजों पर ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी से संबंधित चीजों को जरूर पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस निर्धारित करती है और साथ साथ में आपको स्नातक लेवल का पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा और उससे संबंधित पीवाईक्यू भी आपको हल करने पड़ेंगे ताकि आप बेहतर रिजल्ट पा सकें और उस लेवल पर आप चीजें बना सकें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, आने वाला हूं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है जो पॉलिटी का संविधान का पहला प्रश्न है। ये जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। तो भारतीय संविधान से संबंधित पहला प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं और इसे ध्यान से देखिएगा बेटा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। और आपका दूसरा क्या कह रहा है? संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। उपयुक्त विकल्प में से कौन सा सत्य है? अब आपको बताना है बेटा। ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इस तरीके का प्रश्न जो है वो अधिकतर जितना भी आपके लेवल, जैसे बोला गया स्नातक लेवल के प्रश्न होंगे, तो ये प्रश्न उसी लेवल का है। और साथ साथ खास बात इस प्रश्न की ये भी है कि एनसीईआरटी बेस है, यानी एनसीईआरटी पर आधारित भी है और लेवल इसका स्नातक का लेवल है। तो ऐसे प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपने क्या पढ़ा? संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है? जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश हैं। दूसरा क्या कह रहा है? संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य होगा? तो बेटा
देखिए सबसे पहले क्या सत्य होगा, पहले कथन पढ़िए। जिन देशों के पास संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान हो वे सभी लोकतांत्रिक हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन देशों के पास संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कथन एक तो गलत हो गया आपका। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। जो संविधान जो बन जाता है तो एक नियमावली बन जाती है जिससे समाज का निर्माण होता है, समाज उसके आधार पर चलता है अथवा मूलभूत स्वरूप बना के तैयार कर देता है। तो यहां पर दूसरा तो सत्य हो गया लेकिन पहला गलत हो गया। अगर ऐसा प्रश्न दिखेगा तो आप क्या उत्तर करेंगे, कथन बी बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या करोगे, कथन बी सत्य है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं बेटा। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बोल रहा है संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप पढ़िए जरा, कथन एक क्या कह रहा है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। और दूसरा क्या कह रहा है, भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा असत्य है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा असत्य है। तो आपको ऐसे प्रश्न को हल करना पड़ेगा और इस तरीके का प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा कि उत्तर वास्तव में क्या सही होगा। तो बताइए फटाफट क्या सही होगा। तो देखिए भैया 1934 में कौन सा सत्य ये पूछ रहा है। देखो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया, ये बात सत्य है, गलत नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। उपयुक्त कथनों में कौन सा असत्य है, तो भैया ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तो असत्य तो कोई भी नहीं है, तो ना तो एक असत्य और ना ही दो, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। तो आप यहां तक बात समझ गए। अब बात यहां पर आ गई बेटा संविधान सभा की। किसकी बात आ गई, संविधान सभा की। तो संविधान सभा से दो चार बातें बेटा आप लोग याद कर लो। संविधान सभा से पहली बात आप ये याद करेंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो आप बताओगे संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आप बताओगे सन 1946 में गठन हुआ था। दिसंबर माह आप लोग कर लेना। ठीक है, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा की बात कर रहा हूं, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी बात हो रही है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो प्रथम बैठक कब हुई संविधान सभा की, तो बेटा ध्यान से देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो आप बताओगे सर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किस बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा का बेटा अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो आप बताओगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे प्रथम बैठक में। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष का पद है या भारतीय संविधान में जो अस्थायी अध्यक्ष का पद है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताओगे संविधान में अस्थायी अध्यक्ष का पद या प्रोटेम स्पीकर का पद, इसे प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। तो
तो प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो फ्रांस के संविधान से शामिल किया गया है। इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब संविधान सभा की हम लोग बात कर लेते हैं, सेकेंड बैठक कब हुई, द्वितीय बैठक कब हुई। तो द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी। और संविधान सभा की द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का बनाया गया था क्या? स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आप बताओगे कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा में बेटा एक बात और याद रखेंगे, संविधान सभा से आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष कितने थे। जब बात करें संविधान सभा में उपाध्यक्ष कितने थे, तो आप बताओगे 2 उपाध्यक्ष थे। एक तो थे हीरेंद्र मुखर्जी। कौन थे? संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे बेटा हीरेंद्र मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे सर बीटी कृष्णमाचारी का नाम सुना होगा। बीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में उपाध्यक्ष कितने थे? तो आप बताओगे सर 2 उपाध्यक्ष थे, हीरेंद्र मुखर्जी और दूसरे कौन थे? बीटी कृष्णमाचारी थे। अब बात ये आ जाती है, संविधान सभा की बात हम लोग कर रहे हैं, तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार को आप लोग क्या कह सकते हो? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार। तो संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो आप क्या बताओगे कि संविधान सभा का कानूनी सलाहकार जो था वो कौन थे? वीएन राव थे। कौन थे? वीएन राव। तो वीएन राव यानी इनका नाम पूरा था बेनेगल नरसिंह राव। यह बंगाल क्षेत्र से थे। कहां से थे? बंगाल क्षेत्र से थे। इन्होंने ही क्या किया था? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किसने किया था? तो आप बताओगे 60 देशों के संविधान का अध्ययन किसने किया था? आप बताओगे 60 देशों के संविधान का अध्ययन बीएन राव ने किया था। और यही संविधान सभा में कौन थे? संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार थे। इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। और एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने संविधान सभा में क्या? संविधान सभा में, ठीक है, संविधान बनाने का प्रथम प्रस्ताव पारित किया था। संविधान बनाने का प्रथम प्रस्ताव पेश किया था। क्या बोलेंगे? संविधान बनाने का प्रथम प्रस्ताव पेश किया था। किसने? इन्होंने, बीएन राव ने ही पेश किया था। ठीक है, तो संविधान सभा में संविधान बनाने के 3 प्रस्ताव पेश किए गए थे। पहला बीएन राव ने किया था, दूसरा भीमराव अंबेडकर ने किया था और तीसरा किसने किया था? तीसरा किया था भीमराव अंबेडकर ने, जो संविधान का रूप लिया लास्ट में। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया था। यह बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से। अब हम लोग बेटा आगे बात कर लेते हैं और आगे चीजों को और समझ लेते हैं। संविधान सभा में मोहर के रूप में, मोहर जानते हो कि नहीं? प्रतीक चिन्ह के रूप में, संविधान सभा में मोहर के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी के चिन्ह का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? हाथी के चिन्ह का प्रयोग हुआ था। और भारतीय संविधान मूल रूप से सर्वप्रथम, ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान की बात करें तो सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? अंग्रेजी में लिखा गया था। पहली बार जो संविधान लिखा गया, मूल रूप से पहली बार जब संविधान लिखा गया तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और शैली कौन सी थी? इटैलिक शैली में लिखा गया था। इटैलिक शैली में लिखा गया था। पहली बार अंग्रेजी भाषा की इटैलिक शैली में लिखा गया था। लिखा किसने का था? तो आप बताओगे सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने क्या लिखा था? भारतीय संविधान को अपने हाथों से अंग्रेजी भाषा की इटैलिक शैली में लिखा था। लिखने में समय इन्होंने लिया था 6 महीने का। और इन्होंने जो पेज का प्रयोग किया था, जो पन्नों का प्रयोग किया था, वो इंग्लैंड के बर्मिंघम से मंगाए गए थे। ठीक है,
लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए, लिखने की बात नहीं की जा रही है, पूछा जाए संविधान बनाया किसने था, बनने में कितना समय लगा, तो संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। इस बात को भी आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखना, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान बन के तैयार कब हुआ? तैयार होना या बनना, संविधान कब बना पूर्ण रूप से, कब तैयार हुआ, कब इसे स्वीकृत किया गया? ठीक है, तो आप बताओगे संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रख लेना है। आ जाते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर समझ गए कि नहीं? ये जो प्रश्न दूसरा कराया था उसका उत्तर था डी। अब हम लोग आ जाते हैं, अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर। तीसरे नंबर प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन एक क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। बी कह रहा है संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। बेटा इस बात को नोट कर लो, संघवाद का सीधा अर्थ जाता है जहां एक से अधिक स्तर हो सरकार के, एक से अधिक स्तर हो सरकार के। जैसे भारत में आपने देखा होगा केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। भारत में आपने देखा होगा 3 प्रकार की सरकार देखने को मिलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, या हम कह सकते हैं गांव में प्रधान जो बनते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय सरकार में रख देते हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर आपने देखा होगा एक से अधिक स्तर हो गए कि नहीं, तो आपने देखा होगा एक से अधिक स्तर संघवाद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग है उनको संरक्षण भी दिया गया है, तो ये भी सत्य है, अथवा 1 और 2 दोनों ही सत्य होंगे। अब आ जाओ 4 नंबर। सरकार के अंगों में शामिल है, तो सरकार के अंगों में कार्यपालिका शामिल है, विधायिका शामिल है, न्यायपालिका शामिल, नगरपालिका शामिल नहीं है। ठीक है, अब समझो न्यायपालिका भारत में कैसी है? स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र मानी जाती है। तो भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? तो आप बताओगे सरकार के वास्तव में 3 स्तर माने जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अथवा ऑप्शन यहां पर क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 1, 2, 3 बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। संविधान सभा लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? संविधान लागू होने के समय पूछ रहा है। तो मूल अधिकार वर्तमान में बेटा कितने हैं? पहले बात कर लो, मूल अधिकार की बात कर ले रहा हूं। तो मूल अधिकार की बात कर लो, मूल अधिकार किस भाग में है पहले ये बताओ। तो आप बताओगे सर जो मूल अधिकार है जिसे आप फंडामेंटल राइट्स कहते हो, यह भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिया गया है? मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, मूल अधिकार किसमें है? संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इनको रखा गया है। ये लिए कहां से गए? किस देश के संविधान से लिए गए? तो आप बताओगे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जब संविधान बना था तब मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो आप बताओगे 6 हैं। एक मूल अधिकार हटा दिया गया था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। एक मूल अधिकार हटाया गया था, उस मूल अधिकार का नाम है संपत्ति का अधिकार, इसे हटाया गया था। अब बताइए जब संविधान बना था तब तो 7 थे ना,
समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार भी था। 7 अधिकार थे जब संविधान बना था। ये बाद में हटाया गया 1978 में। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा, जब संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, अथवा डी ऑप्शन आपका यहां पर सत्य होगा, सभी सत्य हैं। अगला आ जाओ प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो बताइए, संविधान सभा की अंतिम बैठक बताई थी, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, अभी बता के गया हूं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा इन्होंने बताया था अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक मैंने अभी बताई, क्या बताई थी? 3 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान का हस्तलेखन किसने किया था? तो आप बताओगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। तो 1 का 1 सही होगा, ये तो गलत हो गए 3 वाले, और 2 का 4 सही होगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाओ आप, अगला टॉपिक आपका है धर्मनिरपेक्षता की समझ, और इसे ध्यान से देखेंगे धर्मनिरपेक्षता है क्या। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और ये धर्मनिरपेक्ष के लिए भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ये पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो आप बताओगे 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रस्तावना को प्रियम्बल या उद्देशिका कहते हैं, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, इसी को हम लोग धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ बहुमत की निरंकुशता को से भी रक्षा करते हैं। तो मौलिक अधिकार हमें क्या प्रदान करते हैं? स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तथा सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि जनता के हित के खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे, इसलिए ये बात सत्य है। दूसरा क्या कहता है? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। दोनों ही सत्य हैं, 1 और 2 बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए जरा। भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल बात सही है, आप एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना सकते हैं। भारत में तो धर्म पर राज्य कुछ करता ही नहीं है, राज्य तो कहता है आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन जबरदस्ती कोई दबाव डालकर आपको दूसरा धर्म नहीं स्वीकार करने के लिए कहेगा। बी कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सत्य है, 1 और 2 बिल्कुल सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। भाई कथन देखिए, पढ़िए। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर ना तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही किसी एक धर्म को समर्थन दे। बिल्कुल बात सही है, भारतीय सरकार जो है वो ये नहीं चाहती कि एक ही व्यक्ति धर्मों पर अस्तित्व जमाए, और सरकार भी ऐसा नहीं करती कि हम एक ही धर्म को आगे बढ़ावा दें। ठीक है, यहाँ तो सभी धर्मों को मान्यता है। दूसरा क्या कह रहा है? धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देती है। बिल्कुल बात सही है, कुछ खास धर्म के लोग जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं उनको तो थोड़ा बहुत छूट मिलती है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है। बिल्कुल बात सही है। अब यहां पर क्या सही होगा? यहां पर सत्य होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखिए भैया, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये सब स्नातक स्तर के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पढ़िए जरा, अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। दूसरा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथककरण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं। तो फटाफट ऐसे प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ऐसे प्रश्न कई बार आपको देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, तो फटाफट जरा देख लेते हैं एक और बताते हैं कि क्या उत्तर इसका होगा। ठीक है, तो अमेरिका से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपको जल्दी से इसके बारे में बताना है कि क्या उत्तर होगा।
तो ऑप्शन क्या पहले मैंने पढ़ा था, अमेरिका की विधायिका को कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है, ये बात सत्य है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है। ठीक है, तो सुनिए भैया, दखल नहीं दे सकते सत्य है। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी को धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती नहीं, क्योंकि अमेरिका भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तो 1 और 2, तो यहां पर क्या असत्य होगा, एक असत्य होगा, दूसरा सत्य होगा। ठीक है, तो यहां पर असत्य क्या होगा, एक सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर संविधान में लिखा है तो हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि वो कानून है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विरोध करते हैं। ठीक है, तो जरा फटाफट बताइए, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछ रहा है, कौन सत्य है, तो भैया एक सत्य है। ठीक है, एक सत्य है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम यहां पर 2 टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को आज डिस्कस कर रहे थे। मैंने लगभग 10 प्रश्नों को डिस्कस किया है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से मैं क्लासेज आपको लेके आने वाला हूं आगे भी, और चीजें मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। स्नातक स्तर के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा प्रश्नों को नहीं कराया हूं, ताकि आप धीरे से मेरी भाषा को भी समझेंगे और हमें भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम चीजें आपके सामने लेकर आए। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो कमेंट जरूर करिएगा और क्लास को शेयर करिएगा। जय हिंद।